नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। इसमें रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर्स बैठे हैं और कुल 45 पैसेंजर्स सवार हैं। इन प्लेयर्स के साथ उनके कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी साथ आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वे से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी के इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर यह विमान दोबारा टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंट नीचे उतारना कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों के बीच में ही था, क्योंकि शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस शुरू होता है और प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े निडर हैं। वे इस टर्बुलेंस का मजाक बनाते हैं। तभी एक प्लेयर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हट रहे हैं, लेकिन फिर उसे दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएट पैनिक में आकर वे प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कॉलिजन अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा रियर पोर्शन पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा पिछला हिस्सा था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की कतारें थीं वे प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती हैं। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाता रहता है और फिर अचानक नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कॉलिजन होता है और प्लेन का बायां पंख लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये इस ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक आखिरी टकराव के साथ रुकता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीटें थीं वे प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ गईं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रश हो गया और 2 पायलट्स इमीडिएट मारे गए। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। वे इस क्रैश को किसी तरह सरवाइव कर गए हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां फंसे हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने ओरिजिनल रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। क्रैश के तुरंत बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। 19 साल के रॉबर्टो कनेसा और गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो तुरंत ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स को बहुत सीवियर इंजरी हो रखी है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं। शाम से लेकर रात तक वे क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम यह थी कि ये हवाई जहाज सफेद रंग का था और ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहां चारों तरफ सफेद बर्फ थी। 13 अक्टूबर की पहली बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। अब जिंदा लोगों का नंबर 28 रह गया है। इन्होंने प्लेन की बॉडी, सामान और सीटों का इस्तेमाल किया ताकि पीछे के हिस्से को बंद करके अंदर गर्म रह सकें। 14 अक्टूबर को 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च में लगते हैं। सर्वाइवर्स लिपस्टिक से प्लेन की छत पर SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिपस्टिक कम पड़ जाती है। फिर वे सूटकेस से बर्फ पर क्रॉस बनाते हैं, पर वो भी काम नहीं करता। उस दिन उन्हें अपने ऊपर से 3 हवाई जहाज गुजरते हुए दिखते हैं,
वे चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, पर कोई उन्हें नोटिस नहीं कर पाता। 15 अक्टूबर को वे बर्फ पिघलाकर पानी निकालने का तरीका ढूंढते हैं। एक पैसेंजर फिटोस्ट्रॉच मेटल शीट का इस्तेमाल सोलर कलेक्टर की तरह करते हैं ताकि बर्फ पिघले और वे बूंद बूंद पानी वाइन की बोतलों में इकट्ठा करते हैं। 16 अक्टूबर को फर्नांडो पराडो को कोमा से होश आता है। उन्हें पता चलता है कि उनकी मां मर चुकी हैं और उनकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। पराडो अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद उनकी बहन भी दम तोड़ देती है। ये पैसेंजर्स समुद्र किनारे रहने वाले थे, इन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी थी। -30 डिग्री की ठंड और स्नो ब्लाइंडनेस, सूरज की किरणों का बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर आंखों को नुकसान पहुंचाना से बचने के लिए इनके पास सिर्फ 3 सनग्लासेस थे। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद को सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। सर्वाइवर्स को एक रेडियो मिलता है जिस पर 11वें दिन वे खबर सुनते हैं कि अब उन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। ये सुनकर सब टूट जाते हैं, लेकिन फर्नांडो पराडो हार नहीं मानते। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनके पास सिर्फ कुछ चॉकलेट बार्स और जैम के डिब्बे थे जिन्हें वे थोड़ा थोड़ा खाते थे। भूख इतनी बढ़ी कि उन्होंने सीट का लेदर और कॉटन खाने की कोशिश की, जिससे वे और बीमार हो गए। कोई पेड़ पौधा या जानवर वहां नहीं था। तब उन्होंने वो फैसला लिया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जिंदा रहने के लिए अपने मृत दोस्तों और परिवार के सदस्यों का मांस खाना। ये फैसला रॉबर्टो कनेसा ने सबसे पहले लिया और धीरे धीरे बाकी सब ने भी इसे स्वीकार किया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। 29 अक्टूबर 16वें दिन को एक भीषण एवलांच बर्फ का तूफान आता है। प्लेन के मलबे में बर्फ भर जाती है और 8 और लोग दम घुटने से मर जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग बचते हैं। पराडो एक मेटल पोल से बर्फ में छेद करके वेंटिलेशन बनाते हैं। 3 दिन बाद वे बाहर निकलते हैं और रियलाइज करते हैं कि अब खुद ही मदद ढूंढनी होगी। कनेसा, पराडो और विजेंटिन को सबसे स्ट्रांग मानकर उन्हें ज्यादा राशन और गर्म कपड़े दिए जाते हैं। वे वेस्ट की तरफ जाने का फैसला करते हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे 89 किलोमीटर भटक चुके हैं। 15 नवंबर को वे निकलते हैं और उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा टेल मिलता है, जहां कुछ चॉकलेट्स और दवाइयां मिलती हैं। वहां उन्हें एयरक्राफ्ट की बैटरीज भी मिलती हैं, पर वे रेडियो चालू नहीं कर पाते क्योंकि वोल्टेज मैच नहीं कर रहा था। 11 दिसंबर को एक और एवलांच में 3 लोग और मर जाते हैं। अब सिर्फ 16 बचे हैं। 18 साल के कार्लोस मिगुएल ने कपड़ों को सिलकर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया। 12 दिसंबर को पराडो और कनेसा अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। उनके पास कोई गियर या मैप नहीं था। वे 3 जीन्स और 4 जोड़ी मोजे पहनकर ग्लेशियर पर चढ़ते हैं। 3 दिन की चढ़ाई के बाद जब वे चोटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि चिली दिखेगा, पर वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चोटियां थीं। विजेंटिन वापस क्रैश साइट लौट जाता है ताकि खाना बच सके। पराडो और कनेसा 10 दिनों तक चलते रहते हैं। फाइनली वे एक वैली में पहुंचते हैं जहां नदी थी। 20 दिसंबर को उन्हें नदी के दूसरी तरफ घोड़े पर सवार 3 लोग दिखते हैं। शोर की वजह से बात नहीं हो पाती, पर अगले दिन वो किसान सर्जियो कैटलन वापस आता है और पत्थर में कागज पेंसिल बांधकर फेंकता है। पराडो उस पर अपना संदेश लिखते हैं कि वे एक प्लेन क्रैश से आए हैं और 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। किसान ये पढ़कर दंग रह जाता है। वो 10 घंटे तक घोड़े पर चलकर आर्मी हेडक्वार्टर्स को खबर देता है। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 72 दिन बाद हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं और बाकी 16 सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है।